नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं गौरव श्रीवास्तव, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। ओडिशा के पुरी में विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का शुभारंभ हो गया है। यात्रा को पूरे विधि विधान के साथ शुरू किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुरी में आयोजित भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल हुई और भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए। भगवान जगन्नाथ की ये यात्रा वैसे तो एक ही दिन की होती है, लेकिन विशेष खगोलीय घटनाओं के कारण इस बार ये यात्रा 2 दिन तक चलेगी। ऐसा संयोग पिछली बार 1971 में बना था। जगन्नाथ यात्रा को किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। भक्त इस यात्रा को लेकर खासे उत्साहित हैं। भगवान जगन्नाथ के पहले भक्त व पुरी के राजा गजपति महाराज पालकी में सवार होकर मंदिर आए। उन्होंने सोने की झाड़ू से रथ के आगे आगे सफाई करने की परंपरा निभाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर पवित्र रथ यात्रा की शुरुआत पर शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा कि हम महाप्रभु जगन्नाथ को नमन करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उनकी कृपा हम पर सदैव बनी रहे। प्रधानमंत्री ने अपने वीडियो संदेश में जगन्नाथ यात्रा के महत्व के बारे में बताया। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा के पावन अवसर पर अहमदाबाद के श्री जगन्नाथ मंदिर में मंगला आरती में वो शामिल हुए। भगवान जगन्नाथ को समर्पित ये मंदिर लगभग 450 साल पहले साधु सारंग दास जी द्वारा बनवाया गया था। गुजरात के अहमदाबाद शहर में भगवान जगन्नाथ की 147वीं रथ यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। रावणगढ़ी अयोध्या में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा का आयोजन किया गया। संगमनगरी प्रयागराज में श्री जगन्नाथ जी महोत्सव समिति ट्रस्ट द्वारा राजशाही ठाट बाट से भगवान जगन्नाथ की दिव्य रथ यात्रा निकाली गई। मध्य प्रदेश में इस्कॉन मंदिर समिति द्वारा इंदौर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत मीरामार में आयोजित भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल हुए। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा इस्कॉन मंदिर द्वारा आयोजित भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा से जुड़े अनुष्ठानों में शामिल हुए। गुरुग्राम में इस्कॉन की ओर से रविवार को भगवान जगन्नाथ यात्रा का आयोजन किया गया। राजधानी दिल्ली के हौज खास स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर से भी हर साल की तरह इस साल बड़ी धूमधाम के साथ रथ यात्रा निकाली गई। बिहार के पटना इस्कॉन मंदिर और बिहार संग्रहालय द्वारा भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली गई। झारखंड के रांची में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा जी की प्रतिमाओं को स्थापित किया गया। तेलंगाना में इस्कॉन मंदिर के जरिए भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव का आयोजन किया गया। राजस्थान के उदयपुर में चांदी के रथ पर भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकाली गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को रूस और ऑस्ट्रिया की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की मॉस्को यात्रा दोनों ही देशों के आपसी संबंधों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। 2019 के बाद और रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी रूस के राष्ट्रपति पुतिन के निमंत्रण पर 22वें भारत रूस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए मॉस्को जा रहे हैं। पीएम मोदी की रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ मीटिंग में कई समझौतों पर मुहर लगने की संभावना है और साथ ही आपसी संबंधों के तमाम मुद्दों पर भी फोकस किया जाएगा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद के नारायणपुरा में आधुनिक मल्टी स्पेशलिटी स्लिम्स अस्पताल का उद्घाटन किया। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में छात्रों के लिए एक भवन का भी उद्घाटन किया। रविवार को दिल्ली में बीजेपी की प्रदेश विस्तारित कार्य समिति की बैठक हुई और बैठक में मंडल, जिला और प्रदेश स्तर के नेताओं ने भाग लिया। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की अध्यक्षता में हुई बैठक में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि विपक्ष को जनता ने पूरी तरीके से नकार दिया है। दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा उम्दा प्रदर्शन करेगी। दिल्ली में हुई प्रदेश विस्तारित कार्य समिति की बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी पार्टी की जीत का दावा किया।
सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में विकास को जो मॉडल दिया गया है उससे दिल्ली में भी भाजपा के पक्ष में माहौल बना हुआ है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल में एक पेड़ मां के नाम अभियान का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने शुभकामनाएं देते हुए एक्स पर लिखा कि एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी और भोपाल के मेरे भाई बहनों की ये पहल देश भर के लिए मिसाल है। ऐसे प्रयास पर्यावरण को स्वच्छ और सुंदर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त कैवल्य त्रिविक्रम परनायक ने कांग्रेस की ओर से अग्निवीर योजना पर लगाए जा रहे आरोपों को खारिज कर दिया। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल अपने संसदीय क्षेत्र बीकानेर में पहले दौरे पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि संसद में चर्चा संसदीय मर्यादा और परंपरा के अनुरूप होनी चाहिए। अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के आचरण पर खेद जताया और साथ ही उनके उस बयान पर ऐतराज जताया जिसमें राहुल गांधी ने हिंदुओं को हिंसा करार दिया था। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती चेन्नई में तमिलनाडु के पार्टी प्रमुख के आर्मस्ट्रांग के परिजनों से मिली, साथ ही के आर्मस्ट्रांग के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि दी। मायावती ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के आर्मस्ट्रांग की हत्या पर दुख व्यक्त किया है और इस हत्या को लेकर मायावती ने तमिलनाडु की डीएमके सरकार को भी घेरा। 5 जुलाई को पेरम्बूर में अज्ञात हमलावरों ने बेरहमी से के आर्मस्ट्रांग की हत्या कर दी थी, जिसके बाद बसपा प्रमुख मायावती ने सत्तारूढ़ डीएमके सरकार से दोषियों को दंडित करने की मांग की थी। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने तमिलनाडु में बढ़ते जुर्म को लेकर डीएमके सरकार पर जमकर निशाना साधा। शहजाद पूनावाला ने कहा कि तमिलनाडु में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है और इसके लिए डीएमके और कांग्रेस गठबंधन जिम्मेदार है। शहजाद पूनावाला ने कहा कि राज्य में दलितों की जान खतरे में है, लेकिन राज्य सरकार ना तो दलितों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है और ना ही उन्हें न्याय दिलाने की कोशिश कर रही है। हाथरस मामले की जांच के लिए गठित 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग के अध्यक्ष ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि जांच शुरू कर दी गई है। पीड़ित और संबंधित लोगों से पूरी जानकारी ली जाएगी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच चल रही मुठभेड़ में 6 आतंकी मारे गए हैं। इस एनकाउंटर में 2 जवान भी शहीद हो गए। पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटनास्थल पर भीषण गोलाबारी जारी है और ऑपरेशन खत्म होने के बाद मृत आतंकवादियों की पहचान की पुष्टि की जाएगी। लाख दावों के बावजूद झारखंड में खनन माफिया खुलेआम सक्रिय हैं। वे नियम कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ाकर अवैध खनन कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक 3000 से ज्यादा पत्थर की अवैध खदानें अलग अलग जगहों पर चल रही हैं। भाजपा आरोप लगा रही है कि जेएमएम के नेता ही माफियाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। झारखंड के देवघर में एक पुरानी इमारत ढह गई है और इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है और 7 लोग सकुशल मलबे से निकाल लिए गए हैं। फ्रांस में संसदीय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान जारी। नेशनल असेंबली के 577 सदस्यों का चुनाव के लिए किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत के लिए 289 सीटों की आवश्यकता होगी। सोमवार को चुनाव के नतीजे आने की उम्मीद की जा रही है। पिछले सप्ताह फ्रांस में संसदीय चुनाव के पहले चरण का मतदान हुआ था। 577 सदस्यों की निवर्तमान संसद में फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों के गठबंधन के पास केवल 250 सीटें थीं। पिछले रविवार को हुए मतदान के पहले चरण में बढ़त लेने के बाद पार्टी की दिग्गज मरीन ले पेन के नेतृत्व में 28 वर्षीय जॉर्डन बारडेला के नेतृत्व वाली दक्षिणपंथी नेशनल रैली आगे चल रही है। पहले चरण के चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद पेन की पार्टी को सत्ता में आने से रोकने के लिए वाम दलों के हजारों समर्थक प्रवासी प्लेस डे ला रिपब्लिक पर जमा हुए और प्रदर्शन किया। पहले दौर के मतदान में पेन की पार्टी और सहयोगियों को 33% वोट मिले हैं, जबकि वामपंथी न्यू पॉपुलर फ्रंट गठबंधन को 28% और राष्ट्रपति मैक्रो की एनसेम्बल गठबंधन को 21% वोट मिले हैं, जो तीसरे स्थान पर है। मरीन ली पेन की जीत पर 28 वर्षीय जॉर्डन बारडेला देश के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। नेशनल रैली पार्टी को मजबूत राजनीतिक दल बनाने में उनकी अहम भूमिका रही है।
अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन पेंसिल्वेनिया में 2 सभाओं को संबोधित कर रहे हैं और इस आयोजन ने स्वास्थ्य कारणों से उनके चुनाव मैदान से हटने की अटकलों पर विराम लगा दिया है। दरअसल डेमोक्रेटिक पार्टी के कई नेता, सांसद और चंदा देने वाले बाइडेन की उम्मीदवारी को कमजोर बताते हुए उन्हें चुनाव मैदान से हटाने की आवश्यकता जता चुके हैं। हालांकि 81 वर्षीय बाइडेन ने कहा है कि वो शारीरिक और मानसिक रूप से पूर्ण स्वस्थ हैं। रूसी सेना ने यूक्रेन की सीमा पर दक्षिणी बेलगोरोड और कुर्स्क क्षेत्रों में 7 यूक्रेनी ड्रोन्स को मार गिराने का दावा किया है। रूसी सेना के मुताबिक यूक्रेनी सेना ने शनिवार को दिन भर में लगभग 10 गांवों पर गोलाबारी की। रूसी रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन के डोनेट्स्क क्षेत्र के सोकेल गांव पर नियंत्रण करने का भी दावा किया है। यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक दक्षिणी खेरसॉन क्षेत्र में रूसी गोलाबारी में 3 लोगों की मौत हो गई। यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक रूसी सेना रात भर में रुक कर हमले कर रही है। उन्होंने उत्तरी यूक्रेन में बिजली के प्लांट पर हमला किया, जिससे 1 लाख से ज्यादा लोग बिना बिजली के रहने को मजबूर हैं। यूक्रेन के मुताबिक रूस के हमलों के बीच बिजली को बहाल करना मुश्किल हो रहा है और रूसी सैनिक ड्रोन से पानी के टैंक को भी निशाना बना रहे हैं। उधर रूस ने भी पिछले 24 घंटों में यूक्रेन पर हवाई हमले की बौछारें कर दी हैं, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई और 43 से ज्यादा लोग घायल हो गए। केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने देश में उत्पन्न अस्थिर माहौल के बीच राष्ट्र को संबोधित किया। उन्होंने संबोधन में कहा कि वे शीघ्र ही सरकार में बदलाव करेंगे। दरअसल देश में बीते दिनों कई विरोध प्रदर्शन जारी हैं और केन्या में नई कर वृद्धि के खिलाफ सरकार विरोधी प्रदर्शनों का दौर संसद पर हिंसक हमले के साथ समाप्त हुए थे। पश्चिम अफ्रीकी देश नाइजर, माली और बुर्किना फासो ने साहेल स्टेट्स के गठबंधन के पहले शिखर सम्मेलन में एक परिसंघ संधि पर हस्ताक्षर किए। बीते कुछ वर्षों में हुए तख्तापलट के बाद सैन्य नेतृत्व वाले ये देश मिलकर अपने लिए अलग रास्ता तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। 15 सदस्यीय देशों वाला आर्थिक संगठन इकोवास नाइजर, माली और बुर्किना फासो को इस क्षेत्रीय आर्थिक ब्लॉक से बाहर रखकर उन्हें लोकतांत्रिक शासन में लौटने के लिए लगातार आग्रह कर रहा है। भारत के पड़ोसी देश नेपाल के विभिन्न इलाकों में भारी बारिश ने जनजीवन पर व्यापक असर डाला है। कई इलाकों में बारिश के बाद बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। भारी वर्षा के कारण नेपाल की कई नदियां और पूरे उफान पर हैं। राजधानी काठमांडू के अलावा ललितपुर और भक्तपुर समेत कई जगहों पर लोगों को बाढ़ जैसी स्थितियों के कारण परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। भारत ने 5 मैचों की सीरीज के दूसरे मैच में जिम्बाब्वे को 100 रनों से हरा दिया। भारत द्वारा मिले 234 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे की टीम 134 रन ही बनाकर ऑल आउट हो गई और मुकाबला गंवा दिया। इससे पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने अभिषेक शर्मा और के शतक और ऋतुराज गायकवाड़ के अर्धशतक की बदौलत 20 ओवर में 2 विकेट पर 234 रन बनाए और भारत के लिए अभिषेक ने 47 गेंदों में 100 रनों की पारी खेली। भारत की युवा शतरंज स्टार आर वैशाली जॉर्जिया में होने वाली महिला ग्रां प्री में हिस्सा लेंगी। 14 अगस्त से शुरू होने वाली प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वैशाली एकमात्र भारतीय होंगी। स्क्वैश खिलाड़ी अभय सिंह और जोशना चिनप्पा ने एशियाई स्क्वैश डबल्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया है और भारतीय मिश्रित जोड़ी ने हांगकांग की जोड़ी को हराकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं एशियाई स्क्वैश डबल्स चैंपियनशिप में ही खेले गए एक अन्य मैच में भारत के अभय सिंह और वेलावन सेंथिल कुमार की शीर्ष वरीयता प्राप्त जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीत लिया। अभय सिंह और वेलावन सेंथिल कुमार की जोड़ी ने रोमांचक फाइनल में मलेशियाई जोड़ी को 2-0 के अंतर से हराया। कनाडा ओपन बैडमिंटन में भारत के प्रियांशु राजावत के जीत का सफर सेमीफाइनल में समाप्त हो गया। फ्रांस के एलेक्स लानियर ने प्रियांशु को सीधे गेम में 21-17, 21-10 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। पेरिस ओलंपिक में पदक की दावेदार विनेश फोगाट के स्पेन ग्रां प्री में महिलाओं के 50 किलो वर्ग का स्वर्ण पदक जीत लिया है। विनेश ने फाइनल में मारिया तियोमेरकोवा को 10-5 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम विंबलडन के महिला एकल में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। शीर्ष वरीयता प्राप्त ईगा श्वांतेक तीसरे दौर में हारकर बाहर हो गई हैं। श्वांतेक को यूलिया
पुनसेवा ने हराया है। महिला एकल में चौथी वरीयता प्राप्त एलिना रायबाकिना ने आसान जीत के साथ अंतिम 16 में जगह बनाई। रायबाकिना ने डेनमार्क की कैरोलिना वोजनिएका को उनके खिलाफ मुकाबले को 6-0, 6-1 से अपने नाम किया। महिला एकल में यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना भी अंतिम 16 में पहुंच गई हैं। उन्होंने तीसरे दौर में 10वीं वरीयता प्राप्त ऑन्स जेबियोर को 6-1, 7-6 से शिकस्त दी। चीन की वांग जिन्यू ने शानदार प्रदर्शन करते हुए चौथे दौर में जगह बना ली है। उन्होंने तीसरे दौर में हैरिट डार्ट को 3 सेट में 2-6, 7-5, 6-3 से शिकस्त दी। और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। दुनिया की सबसे तेज रफ्तार और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे, भारत की फिनटेक क्रांति की कहानी मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की सफलता की। आर्थिक जगत की सुर्खियां, आम आदमी के लिए क्या है मायने, शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स, कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण। देखिए इकोनॉमी टुडे सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। राष्ट्रीय खबरें हो या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की बात, राजनीति से जुड़ा हर पहलू, साथ ही बिजनेस का उतार चढ़ाव, खेल जगत की अपडेट से लेकर मनोरंजन की छोटी बड़ी हलचल, वहीं बड़ी खबरों की संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच। देखिए मिड डे प्राइम सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामाख्या तक, राज्यों की राजधानियों से प्रदेशों के कोने कोने तक, होगी हर राज्य के हर हिस्से की पूरी खबर। देखिए भारत एट 7 खबर राज्यों की सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पुरुष एकल में खिताब के प्रबल दावेदार सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने तीसरे दौर में मुश्किल जीत हासिल की। जोकोविच ने ऑस्ट्रेलिया के एलेक्सी को 4-6, 6-3, 6-4, 7-6 से हराया। चौथी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव को तीसरे दौर में जीत हासिल करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। ज़ेवरेव ने ब्रिटेन के कैमरिन नूरी को 6-4, 6-4, 7-6 से शिकस्त दी। इंग्लैंड ने यूरो कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। रोमांचक क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड ने स्विट्जरलैंड को पेनल्टी शूटआउट में 5-3 से हराकर अंतिम 4 में प्रवेश किया। निर्धारित समय तक दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर थीं। सेमीफाइनल में इंग्लैंड का सामना नीदरलैंड से होगा। एक अन्य क्वार्टर फाइनल में नीदरलैंड ने तुर्की को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। नीदरलैंड ने 70वें और 76वें मिनट में गोल करके मुकाबले को 2-1 से अपने नाम कर लिया। उरुग्वे ने ब्राजील को मात देकर कोपा अमेरिका के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। निर्धारित समय तक दोनों में से कोई टीम गोल नहीं कर सकी, जिसके बाद मैच का फैसला पेनल्टी शूटआउट में हुआ। पेनल्टी शूटआउट के उरुग्वे ने ब्राजील पर 4-3 से जीत दर्ज की। अब उरुग्वे का सामना कोलंबिया से होगा। कोलंबिया ने शनिवार को खेले गए मैच में पनामा को 5-0 से हराया। उरुग्वे के खिलाफ ब्राजील की हार से टीम के प्रशंसक बेहद निराश नजर आए। वहीं उरुग्वे के प्रशंसकों का मानना है कि उनकी टीम बेहतर टीम थी और जीत की हकदार थी। कोपा अमेरिका क्वार्टर फाइनल में जैसे ही उरुग्वे ने ब्राजील को मात दी, टीम के प्रशंसक खुशी से झूम उठे। प्रशंसकों ने कहा कि उरुग्वे की टीम बेहतर थी, जिसने पेनल्टी के समय शानदार खेल दिखाया। दूरदर्शन पर जल्द ही नया रियलिटी शो खेत खेत में प्रसारित होने जा रहा है, जो भारत का पहला फार्मिंग रियलिटी शो होगा। मंडी लोकसभा सीट से चुनाव जीतने वाली एक्ट्रेस कंगना रनौत ने करगिल युद्ध के नायक कैप्टन विक्रम बत्रा को पुण्यतिथि पर याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।
भारत के महान क्रिकेटर और पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने मनाया अपना 43वां जन्मदिन। सोशल मीडिया पर दिन भर धोनी के जन्मदिन के मौके पर बधाइयों का तांता लगा रहा। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म कल्कि ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया हुआ है। रिलीज के 10वें दिन ये फिल्म 1000 करोड़ रुपए की कमाई के करीब पहुंच गई है। फिल्म कल्कि की टिकट खिड़की पर दमदार प्रदर्शन कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फिल्म जल्द ही OTT पर भी दस्तक देगी। फिल्म औरों में कहा दम था कि नई रिलीज डेट का ऐलान किया गया है। अजय देवगन और तब्बू ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर फिल्म का पोस्ट शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है, इंतजार 2 अगस्त को खत्म हो रहा है। रजनीकांत ने शुरू की अपनी नई फिल्म कूली की शूटिंग। इस मूवी में अभिनेत्री श्रुति हसन भी नजर आएंगी। भूल भुलैया 3 की शूटिंग छोड़ ठेले पर चाट खाने पहुंचे कार्तिक आर्यन। सोशल मीडिया पर शेयर की मजेदार तस्वीरें। पहलवान और अभिनेता जॉन सीना ने WWE से संन्यास की घोषणा कर दी है। जॉन साल 2001 से WWE से जुड़े हुए हैं और 16 बार वर्ल्ड चैंपियन का खिताब जीत चुके हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में रोशन सोढी का किरदार निभाने वाले गुरुचरण लापता होने के बाद पहली बार मुंबई पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जानकारी दी कि शो के प्रोडक्शन टीम ने उनकी बकाया राशि का भुगतान कर दिया है। एक्शन थ्रिलर फिल्म किल का एल्बम किया गया रिलीज। और इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।